नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सुबह के 10 बज गए हैं और मैं हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ। अपडेट एट 10 में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बड़े अपडेट्स पर। सुरक्षा बलों में अब महिला अधिकारियों की तरह ही महिला सैनिकों को भी मिलेंगी समान सुविधाएं। मातृत्व, बच्चों की देखभाल और बच्चे गोद लेने के लिए छुट्टियां। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज मुंबई का दौरा। आईआईटी बॉम्बे के छात्रों और शिक्षकों से करेंगे संवाद। सुबह संसद भवन परिसर में सैनिक स्कूल झुंझुनू के छात्रों से भी करेंगे मुलाकात। मिजोरम की सभी 40 और छत्तीसगढ़ की 20 सीटों के लिए चुनाव प्रचार समाप्त। मंगलवार को होगा मतदान। मध्य प्रदेश के सिवनी में पीएम मोदी ने किया चुनावी रैली को संबोधित। कहा उनकी प्राथमिकता गरीब और मध्य वर्ग का जीवन आसान बनाना। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत नहीं। लागू हुआ ग्रैब का चौथा चरण। नई पाबंदियां भी हुई शुरू। 5वीं तक के स्कूलों की छुट्टी 10 नवंबर तक के लिए बढ़ी। कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की मिल सकती है छूट। विश्व कप 2023 में भारत 16 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर। साउथ अफ्रीका को 243 रनों से हराकर दर्ज की लगातार 8वीं जीत। विराट कोहली ने वनडे में सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों की बराबरी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मुंबई की यात्रा पर जा रहे हैं। इस एक दिवसीय यात्रा में उपराष्ट्रपति भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी बॉम्बे जाएंगे। उपराष्ट्रपति संस्थान में छात्रों और शिक्षकों से संवाद करेंगे। शाम को 5 बजे ये संवाद कार्यक्रम शुरू होगा। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस भी उपस्थित रहने वाले हैं। हम आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ इससे पहले आज सुबह दिल्ली में सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान के छात्रों के एक समूह के साथ मुलाकात करने वाले हैं। उनसे बातचीत करने वाले हैं और उसकी सीधी तस्वीरें आपके साथ कुछ ही देर में हम साझा भी करेंगे। लेकिन हम आपको बता देते हैं, उपराष्ट्रपति के मुंबई के दौरे को लेकर संसद टीवी के संवाददाता सूरज मोहन झा ने बात की आईआईटी बॉम्बे के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर एस सुदर्शन से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मुंबई आईआईटी में छात्रों और फैकल्टीज के साथ संवाद करने जा रहे हैं और ऐसे में किस तरह की बातचीत छात्रों के बीच में और यहाँ के फैकल्टी के लोगों के साथ उपराष्ट्रपति की होगी, इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मुंबई आईआईटी के डिप्टी डायरेक्टर और वर्तमान में कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर एस सुदर्शन मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, आप ये बताएं कि आज उपराष्ट्रपति यहाँ आ रहे हैं और छात्रों के साथ और फैकल्टीज़ के साथ आज उनका इंटरेक्शन है, तो किस तरह का उत्साह आज छात्रों के बीच में है यहाँ पर और क्या कुछ होने जा रहा है? तो आज प्रोग्राम में पहले जो आईआईटी बॉम्बे ने क्या क्या कर रहा है, जो इधर क्या नए चीज़ हो रहे हैं जो एजुकेशन में या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उसके बारे में थोड़े टाइम के लिए हम एक शॉर्ट वीडियो और एक छोटा स्पीच देंगे, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट को एक आइडिया आएगा कि इधर क्या क्या हो रहा है। उसके बाद हमारे गवर्नर भी आ रहे हैं, रमेश बैस, उनका भी स्पीच है और उसके बाद जगदीप धनखड़ जी का स्पीच है। तो उसके बाद हम ऐसा स्टूडेंट्स के साथ बातचीत होगी, तो क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो हमारे स्टूडेंट्स ने जगदीप धनखड़ जी से कुछ सवाल पूछेंगे और वो उसका रिप्लाई देंगे और ऐसा इंटरेक्शन होगा। सिर्फ एक साइड से सवाल नहीं, वो भी हमारे स्टूडेंट से जो भी उनका सोच है पूछ सकते हैं। तो हम ऐसा बहुत एक्साइटेड है कि ये इंटरेक्शन होगा और इसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ भी होगा और इसके थ्रू हमारे देश में जो एक्सपेक्टेशंस है आईआईटी सिस्टम से, वो एक्सपेक्टेशंस को हम कैसे पूरी कर सकते हैं और देश के क्या क्या बेनिफिट्स आ सकता है हमारे आईआईटी सिस्टम से, उसका भी बातचीत होगी। तो
प्रोफेसर एस सुदर्शन बता रहे थे कि छात्र और यहाँ की फैकल्टी काफ़ी उत्साहित है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से जो संवाद होने जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं एक तरह से एक्सचेंज ऑफ थॉट होगा जिसमें छात्र भी अपनी बातों को कहेंगे और साथ में उपराष्ट्रपति उनके साथ अपने विचार साझा करेंगे। तो मुंबई IIT से मैं सूरज मोहन झा, कैमरामैन कवलजीत रेखी के साथ। IIT बॉम्बे देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। यहाँ विद्यार्थियों को पढ़ाई और रिसर्च के साथ साथ व्यक्तित्व निर्माण के गुण भी सिखाए जाते हैं। जैसे IIT बॉम्बे का जो इंस्टीट्यूशन है या फिर IITs का जो इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, वो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स का ओवरऑल जो ग्रोथ है उसको इंश्योर करता है, और जो डेवलपमेंट नेशन के लिए रिक्वायर्ड है एज इन ओवरऑल डेवलपमेंट, कि वो रिस्पॉन्सिबल भी हो, उसको समझे चीज़ें कि किस तरह से सिस्टम काम करती है, किस तरह से इंस्टीट्यूशन काम करता है, किस तरह से पढ़ाई की जाती है, जो कि आगे चल के रिसर्च में या फिर किसी और क्षेत्र में हम कंट्रीब्यूट कर सके। यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर IIT हमें प्रोवाइड करती है, वो सबसे पहला स्टेप है कि हमें एक अच्छा सिटीजन, अच्छा एक स्टूडेंट के तौर पे वो हमें प्रमोट करता है। It's like every student who has ever pursued science, they always target to come to the top university, IIT Bombay, of course. So me, when I started with my career as an engineer, I started it from a very small town in Orissa, and after that finally got the opportunity to get into masters here at IIT Bombay. So it was a big opportunity for me. उपराष्ट्रपति के बाद बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐसे अनाजों से दूर रहने की आवश्यकता का उल्लेख किया है जो जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को बढ़ाते हैं। नई दिल्ली में रविवार को वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ये तमाम बातें कही। राष्ट्रपति ने कहा कि अब लोगों को ऐसे अनाज का चयन करने से बचना चाहिए जो प्रकृति को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड फूड इंडिया भारत की समृद्ध खाद्य संस्कृति से विश्व को अवगत कराने में वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन दूरगामी सिद्ध होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वर्ल्ड फूड इंडिया इस क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक बड़ा मंच भी बनने वाला है। इसके जरिए घरेलू और वैश्विक कंपनियों के साथ तालमेल स्थापित करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि यह कार्यक्रम कृषि और खाद्य वस्तुओं के एक स्रोत केंद्र के रूप में भारत के लिए एक आदर्श मंच भी है। उन्होंने कहा कि इस सत्य को स्वीकार करना पीड़ादायक है कि विश्व के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग भूखे पेट सोने के लिए मजबूर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उत्पादन की कमी भुखमरी की वजह नहीं है, बल्कि इसकी मुख्य वजह खाद्यान्न के वितरण की समस्या है। Perspective, India offers an exciting opportunity. Its fast-growing economy offers a large market. Moreover, its rich knowledge base of agricultural and food processing offers lesson to our times. I have in mind millets, which had nourished generations and generations, but we are getting forgotten in cities and have now been rediscovered. Talking not of their great nutritional potential, the UN declared 2023 as the year of millets. भारत सरकार नारी शक्ति को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों के तहत भारत सरकार ने सशस्त्र बलों में तैनात महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए सशस्त्र बलों में तैनात महिलाओं के छुट्टी को लेकर एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के तहत सुरक्षा बलों में अब महिला अधिकारियों की तरह ही महिला सैनिकों को भी मातृत्व, बच्चों की देखभाल और बच्चे गोद लेने के लिए छुट्टियां और अन्य सुविधाएं समान रूप से दी जाएंगी। इससे महिला सैनिक अपने पेशेवर और पारिवारिक जीवन को अधिक प्रभावशाली ढंग से संतुलित बना सकेंगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव को मंजूरी के बाद मातृत्व, बच्चों की देखभाल और बच्चे गोद लेने की प्रक्रिया के लिए महिला सैनिकों, महिला नौसैनिकों और महिला वायु सैनिकों को अपने अधिकारियों की तरह ही छुट्टियां और अन्य सुविधाएं मिल पाएंगी। इससे महिला सैनिक अपने परिवार को भी समय दे पाएंगी। साथ ही इस फैसले से महिला सैनिकों, नाविकों और वायु योद्धाओं की बहादुरी, समर्पण और देशभक्ति और सशक्त होगी।
छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों और मिजोरम की सभी 40 सीटों पर चुनाव प्रचार रविवार शाम को थम गया। इन दोनों राज्यों में मंगलवार 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि मतगणना 3 दिसंबर को होगी। छत्तीसगढ़ में शेष 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग की 12 और राजनांदगांव क्षेत्र की 8 सीटों पर मंगलवार को वोट डाले जाएंगे। 20 सीटों में से 10 पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक, जबकि शेष 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। पहले चरण की 20 सीटों पर कुल 223 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं अगर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 40 विधानसभा सीटों के लिए 1276 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य के 8,51,895 मतदाता 174 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। राज्य में मिजो नेशनल फ्रंट, जोरम पीपल्स मूवमेंट, कांग्रेस और भाजपा के बीच मुख्य मुकाबला है। मिजोरम और कांग्रेस ने सभी 4 और भाजपा ने 23 सीटों, सभी 40 और भाजपा ने 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की सभी 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने रविवार को सिवनी और खंडवा में चुनावी सभाएं की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता गरीब और मध्य वर्ग का जीवन सुगम बनाना है, इसीलिए इसकी कल्याणकारी योजनाओं में सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सदियों तक आदिवासी समुदाय की उपेक्षा की गई, लेकिन पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने केंद्र में आदिवासी मंत्रालय का गठन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके लिए जाति केवल गरीबी है और गरीबों का कल्याण उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार माताओं, बहनों और बेटियों के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि बहनों की सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहन योजना शुरू की है। भाजपा सरकार ने विशेष मिशन की घोषणा की है। इन जनजातियों के विकास पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने इतने दशकों तक देश में शासन किया। कांग्रेस ने आदिवासी क्षेत्रों की सबसे अधिक उपेक्षा की। जब कभी सुविधाओं की बात आती थी तो कांग्रेस कहती थी कि आदिवासी गांवों को सबसे अंत में रखा जाए। कांग्रेस ने आदिवासी क्षेत्रों को सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल तक के लिए तरसाया। भाजपा सरकार आदिवासी क्षेत्रों में 4G इंटरनेट पहुंचाने के लिए भी काम कर रही है। कांग्रेस ने आजादी के बाद सिर्फ एक परिवार का ही गुणगान किया। कांग्रेस ने आदिवासी समाज को कभी उचित स्थान नहीं दिया। अब कांग्रेस की ये गलतियां भी भाजपा ही सुधार रही है। जनजातीय नायक टंटिया मामा हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, उनको उचित सम्मान भाजपा सरकार ने दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कुक्षी और इंदौर में जनसभाएं की। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत अन्य राजनीतिक दलों ने राज्य के अन्य हिस्सों में चुनाव प्रचार किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टीकमगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बहुत चालाक पार्टी है। कांग्रेस वोटों के लिए जातीय जनगणना कराने की मांग कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने दतिया में एक जनसभा को संबोधित किया। बात करते हैं दिल्ली के प्रदूषण की। राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता फिर से गिरकर गंभीर स्तर तक पहुंच गई है। इसके चलते प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं। प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध सहित कड़े प्रतिबंध रविवार को दिल्ली में लागू हो गए, क्योंकि प्रतिकूल हवा की स्थिति और खेतों में पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि के कारण 3 दिनों में दूसरी बार हवा की गुणवत्ता गंभीर प्लस श्रेणी में पहुंच गई है। दिल्ली एनसीआर में लगातार छठे दिन और आज 7वें दिन भी जहरीली धुंध छाई रही, जिससे दृश्य अस्पष्ट रहे और मौजूदा श्वसन समस्याओं वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण समस्याएं पैदा हो गई।
हर दिन शाम 4 बजे दर्ज किया जाने वाला 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक शनिवार के 415 से बढ़कर रविवार को 454 हो गया, जिससे केंद्र को अपनी वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के अंतिम चरण 4 के तहत अनिवार्य सभी आपातकालीन उपायों को लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP कहा जाता है इसे। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक्स पर पोस्ट किया कि प्राथमिक विद्यालय 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। साथ ही 6ठी से 12वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन चलाने की स्कूलों को छूट दी गई है। चौथे चरण की पाबंदी के लिए ही ग्रेप के पहले, दूसरे और तीसरे चरण की पाबंदियां भी लगातार जारी रहेंगी। केंद्र सरकार ने अवैध सट्टेबाजी ऐप और वेबसाइटों पर कार्रवाई की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने देश में अवैध सट्टेबाजी पर नकेल कसते हुए विवादित महादेव ऐप सहित 22 अवैध सट्टाबाजी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने महादेव बुक और रेडी, अन्ना, प्रिस्टो प्रो सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप और वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के आदेश जारी किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से ये कार्रवाई अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED की ओर से की गई जांच और छापेमारी के बाद की गई है। महादेव बुक ऐप का मालिक फिलहाल ED की हिरासत में है। उसे मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा करने का अधिकार होने के बावजूद इन प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने के लिए केंद्र सरकार के पास कोई अनुरोध नहीं भेजा। भूकंप के बाद संकटग्रस्त नेपाल की मदद के लिए भारत ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। नेपाल की मदद के लिए भारत की ओर से भारतीय वायुसेना के जरिए राहत सामग्री की पहली खेप भेज दी गई है, जिसमें दवाएं और अन्य राहत सामग्री शामिल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत काम किया जा रहा है और नेपाल के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन राहत सहायता प्रदान की जा रही है। भारत दवाएं और अन्य राहत सामग्री पहुंचा रहा है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने कहा कि एक विशेष C-130 उड़ान 10 करोड़ रुपए की 11 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री की पहली खेप लेकर रविवार को नेपाल पहुंची, जिसमें टेंट, कंबल, तिरपाल, चादरें और स्लीपिंग बैग के साथ साथ प्रभावित लोगों के लिए आवश्यक दवाएं और पोर्टेबल वेंटिलेटर जैसे चिकित्सा उपकरण शामिल थे। हम आपको बता दें कि नेपाल में शुक्रवार को आए भूकंप में अब तक 157 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 250 से ज़्यादा की घायल होने की खबर है। भूकंप से मची भीषण तबाही ने जान माल का काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। भूकंप के कारण बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं और जिन पर खाने का संकट गहरा गया है। रविवार को विश्व कप 2023 का 37वां मुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया। कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए इस मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 243 रनों से हराते हुए विश्व कप का अपना अजेय अभियान जारी रखा। इस विश्व कप में ये भारत की लगातार 8वीं जीत है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर्स में 5 विकेट पर 326 रन बनाए। विराट कोहली ने शानदार नाबाद 101 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही विराट कोहली का 49वां शतक का इंतजार भी खत्म हो गया। इस 49वें शतक के साथ कोहली ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली है। मैच में श्रेयस अय्यर ने भी शानदार 77 रनों की पारी खेली। जवाब में 327 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम भारतीय बॉलिंग अटैक के सामने टिक नहीं पाई और महज 87 रनों के स्कोर पर ढेर हो गई। दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ 27.1 ओवर में ही ऑल आउट हो गई। रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 9 ओवर में 33 रन देकर 5 विकेट लिए। विराट कोहली को शानदार नाबाद शतक के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया। इस मैच में जीत के साथ ही भारत 16 अंकों के साथ इस विश्व कप में अंक तालिका के शीर्ष। आज विश्व कप का 38वां मुकाबला बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 2 बजे खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। रविवार को रांची में हुए फाइनल मैच में मेजबान भारत ने पूर्व विजेता जापान को 4-0 से पराजित कर दिया।
भारत की तरफ से संगीता कुमारी, नेहा लारेम सियामी और वंदना कटारिया ने एक गोल किए। इससे पहले भारतीय टीम ने वर्ष 2016 में सिंगापुर में एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जीती थी। और अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 6 नवंबर साल 1913 को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक मार्च का नेतृत्व किया। इस मार्च को द ग्रेट मार्च कहा गया। इस मार्च के दौरान 2037 पुरुषों, 127 महिलाओं और 57 बच्चों ने मार्च करने वालों की एक लंबी और निर्धारित कतार बनाई। मार्च के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और जमानत पर छोड़ दिया गया। गांधी जी ने ट्रांसवाल सीमा पर नेटाल के कुछ स्ट्राइकरों के नेतृत्व के साथ इसकी शुरुआत की थी। 6 नवंबर साल 1861 को बास्केटबॉल खेल की रचना करने वाले जेम्स नेस्मिथ का जन्म कनाडा में हुआ। जेम्स शारीरिक शिक्षा विषय के टीचर थे। वे एक स्पोर्ट्स कोच थे जिन्होंने सर्वप्रथम बास्केटबॉल खेल की शुरुआत की। एक बार उन्हें बच्चों के लिए किसी इंडोर गेम को तैयार करने का टास्क मिला था। ऐसा इसलिए जिससे कि कनाडा के भीषण ठंड में बच्चों को खेलने के लिए बाहर न जाना पड़े। तब जेम्स ने बास्केटबॉल की रचना की और उसके 13 मुख्य नियम बनाए। साल 1936 के बर्लिन ओलंपिक में बास्केटबॉल को ऑफिशियल इवेंट के तौर पर मान्यता दी गई। 6 नवंबर साल 2001 को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन को मनाने का फैसला लिया गया। युद्ध के दौरान पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। पर्यावरण अक्सर युद्ध का असंगठित शिकार बनता रहा है, जिनमें पानी के कुएं प्रदूषित होना, फसलों का जलना, जंगलों की कटाई, मिट्टी का नाश और सैन्य फायदे के लिए जानवरों की हत्या कर दी जाती है। इस सब की रोकथाम के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने की जरूरत समझी गई। इतिहास के बाद अपडेटेड 10 में समय है आपसे विदा लेने का और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 की झलकियों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।